Hello everyone, this is Asim Srivastava for you. I welcome you all for the Confidence Booster series of Geography. अब ये जो हमारा Geography का जो next CBS है उसके लिए हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ. लास्ट जो हमारा CBS था Geography का उसमें डे 18 लिखा होगा. एक्चुअली वो फर्स्ट CBS था ज्योग्राफी का जो बाद में अपलोड हुआ है. तो जो CBS 18 है डे 18 करके उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन. मैंने उसका एक्सप्लेनेशन सही किया था, बस मुझसे आंसर जो है ना वो गलत टिक हो गया है ना, भूलवश ऐसा हुआ तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा. आई डीपली अपोलोजाइज फॉर दैट. तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द लास्ट CBS ऑफ ज्योग्राफी विच हैड बीन अपलोडेड, जो डे 18 लिखा होगा. उसमें क्वेश्चन था कि जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, लॉन्गिट्यूड. जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सुबह के 10 बज रहे हैं, इट इज़ 10 AM on the Indian Standard Time, then what is the time on 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टाइम का कैलकुलेशन होता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ग्रेनिच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान याम्योत्तर रेखा के आधार पे होता है. तो वर्ल्ड में जो भी कंट्री 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी GMT के ईस्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, ईस्ट में है, वो अहेड ऑफ टाइम है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रीनिच मीन टाइम, और जो वेस्ट में है वो पीछे है, बिहाइंड है. तो यहाँ पर क्या है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, हम लोग भी 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT हैं. समय के मामले में हम लोग भी जो है इंडिया का टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है ग्रीनिच मीन टाइम से, प्राइम मेरिडियन लाइन से. और ये 120 डिग्री तो हमसे भी ज़्यादा ईस्ट में है, यानी यहाँ पे जो समय होगा वो हमसे भी आगे होगा, यानी पहले होगा. तो अगर आप 120 डिग्री को 82 डिग्री 30 मिनट से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे ना, तो 37 डिग्री 30 मिनट आएगा. तो मैंने बताया हुआ है कि अर्थ जो है वो 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है. तो 2 आवर्स और 30 मिनट्स it will take, earth will take 2 hours 30 minutes to complete rotation of 37 डिग्री 30 मिनट. तो 2.5 घंटे यहाँ पे जो समय होगा वो 2.5 घंटे आगे होगा, अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो यहाँ पर जो है ना 10 बजा होगा 2.5 घंटे पहले, इसीलिए यहाँ पे इस समय हो रहा होगा 12:30 PM, जो मैंने गलती से 7:30 AM बता दिया था. तो ये आप एक बार, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं कुछ कमेंट्स वगैरह देखा था तो मैंने उसको देखा कि हाँ वो मुझसे गलती हो गई. तो ये 12:30 PM होगा 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. अब चलिए हम लोग आज का अपना कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं. अब ये ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र से क्वेश्चन है. इसको हम लोग देखते हैं. देखिए पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन, तो पढ़ा जाए पहले. इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल दीज आर एंटीसीडेंट रिवर्स. पहला एक टर्म आ गया, एंटीसीडेंट रिवर्स. दे आर ऑल पेरेनियल रिवर्स. दूसरा टर्म हमारे पास आ गया है पेरेनियल रिवर्स का. ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फॉर इरिगेशन. सिंचाई के लिए सब जरूरी हैं. आइडेंटिफाई द रिवर या रिवर्स अमॉन्ग देम दैट डू नॉट और डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा. इसी तरह अगर हम लोग इसको हिंदी में भी रीड कर लें कि ये सभी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियां हैं. एंटीसीडेंट रिवर को पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं, और पेरेनियल रिवर को सदा नीरा बोलते हैं. वो रिवर जो थ्रू आउट ईयर फ्लो करती है, सालों भर लगातार बहती है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है या वॉल्यूम ऑफ वाटर उतना कम नहीं होता. तो ये सभी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, ये सभी सदा नीरा हैं, और इन सभी नदियों का महत्व सिंचाई के लिए है. इनमें से
उस नदी या उन नदियों को पहचानिए जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आ जाता है ना कि एंटीसीडेंट रिवर किसको बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर ना, दैट रिवर्स, वो नदियां जो दैट रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेनियस रीजन। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हिमालय, तो दोज रिवर्स existed before the uplift of Himalayas and they do not change their course। जब अपलिफ्टमेंट हो रहा था हिमालय का तो उन्होंने डीप गॉर्ज हिमालय में जो है उसको कट कर दिया, गॉर्ज बनाया, और वो अपने पुराने कोर्स में ही बहती रही। तो अगर हिंदी में बोले तो वो नदियां जो भारत में हिमालय के उत्थान के पूर्व से वहाँ पर थीं, और हिमालय के उत्थान हो रहा था तो उन्होंने हिमालय को काटा और खड्ड बनाया या महाखड्ड बनाया, और वो अब जिस चैनल में, जिस धारा में बह रही थी, जिस दिशा में बह रही थी, उसी दिशा में बहना जारी रखती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि रिवर्स डज नॉट चेंज देयर, रिवर डज नॉट चेंज इट्स कोर्स व्हाइल द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज। तो जिस रेट से हिमालय अपलिफ्टमेंट हो रहा था, अगर द रेट ऑफ इरोजन ऑफ दैट रिवर वो अगर ज्यादा हो, रेट ऑफ इरोजन बाय रिवर वो अगर अधिक हो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय से, तो वो क्या करेगी, जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा उसको काटती जाएगी, डीप गॉर्ज बना देगी और वो उसी कोर्स में बहेगी। तो एक तो हो गया पेरिनियल। अब ये जो हिमालयन रिवर्स होती है ना, हिमालयन रिवर्स होती है, उनको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स, सदा नीरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय से जो भी रिवर्स ओरिजिनेट होती है उसका सोर्स क्या होता है, कोई ना कोई ग्लेशियर होता है। तो क्या होता है, समर सीजन में ग्लेशियर्स जो मेल्ट करते हैं ना, तो इनको वाटर सप्लाई होता रहता है। और दूसरा, जब हमारा समर सीजन रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून से, तो रेनफॉल से भी ये वाटर रिसीव करती हैं। जो पूरे इंडिया में जितना एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है उसका 75% साउथ वेस्ट मानसून से होता है। और ऐसे भी जब जब रेनफॉल होता है तो रेनफॉल से भी वो वाटर रिसीव करती हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग डाउन, पिघलने से भी वो वाटर रिसीव करती हैं, इसलिए वो पेरिनियल हैं। अब हमको ये देखना है, अच्छा इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, आप जानते हैं कि हर रिवर पे कोई ना कोई मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या बहुत बड़ा डैम बना ही हुआ है। जैसे आप देखिए सतलज पे भाखड़ा नांगल है, या हरि के बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकला है, या शारदा रिवर पे शारदा रिवर कैनाल प्रोजेक्ट है यूपी के इरिगेशन के लिए। इवन बिहार में गंडक रिवर प्रोजेक्ट, कोसी रिवर प्रोजेक्ट, सोन रिवर प्रोजेक्ट है, या महानदी पे हीराकुंड डैम है। तो इस तरह ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सब कुछ होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अब हमको देखना है कि मेजॉरिटी, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं इंडिया की, वो तो सब की सब इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती। तो देखिए सबसे पहली बात, एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन है? जो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले से थी, उन्होंने अपना कोर्स चेंज नहीं किया। तो इंडस भी एंटीसीडेंट रिवर है, गंगा भी एंटीसीडेंट है, शारदा भी है, घाघरा भी है, कोसी भी है, ब्रह्मपुत्रा भी है। ये सब ही एंटीसीडेंट रिवर है। तो यहाँ से तो आंसर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, पेरेनियल रिवर्स कौन सी है? तो इन सभी रिवर्स का जो ओरिजिन है ना, कोई ना कोई ग्लेशियर है। तो ये पेरेनियल रिवर्स हैं, तो यहाँ से भी कोई हम ऑप्शन नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है। अब अगर हम इसमें देखें इरिगेशन, तो इरिगेशन के लिए सारी रिवर्स ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है कि इनमें से कौन सी नदी या कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो देखिए इंडस रिवर डेल्टा बनाती है, गंगा रिवर जो है अलोंग विथ ब्रह्मपुत्रा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब इसमें देखिए ये शारदा है, घाघरा है और कोसी है। तो आप जानते हैं कि कोसी रिवर जो है बिहार के कटिहार जिले में एक घाट है कुर्सेला घाट, वहां मर्ज करती है गंगा से, वो अपना डेल्टा नहीं बनाती, ट्रिब्यूटरी है, गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब घाघरा क्या है? वो भी घाघरा जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा,
क्योंकि गंगा में जो भी नदियां मिलती हैं सबसे ज्यादा पानी लेकर, वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा किसका होता है, घाघरा का। तो घाघरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो घाघरा भी डेल्टा नहीं बनाती। छपरा में, सारण जिले में एक स्थान है रिवीलगंज, वहां पे रिवीलगंज पे ये मर्ज करती है, मिलती है गंगा के लेफ्ट बैंक पे। और ये शारदा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, तो शारदा भी खुद से वो बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती, वो घाघरा में मिल जाती है। इसीलिए ऑप्शन 3, 4 एंड 5, तो इसमें आप देखेंगे सी 3, 4 और 5 सही होगा कि ये 3 रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो 3, 4, 5 जो डेल्टा नहीं बनाती वो शारदा है, घाघरा है और कोसी है। ये घाघरा और कोसी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और शारदा जो है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये वाला आप देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। बीपीएससी 73rd बीपीएससी का फाउंडेशन बैच गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई, और ये दोनों ही मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में। एडमिशंस आर गोइंग ऑन वेरी क्विकली एंड रैपिडली, आप कह सकते हैं बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपना सीट बुक करें, जिनको भी लगता है कि नहीं उनको फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, अच्छे से रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहिए, तो वी वेर देयर फॉर यू। पूरी BCW की टीम आपके लिए कृत संकल्पित है, डेडिकेटेड है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब ये जो हमारा सेशन है ये PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे एक्सप्लेनेशन मिलता है, क्वेश्चन मिलते हैं, लिंक होगा, आप इसको देखेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं, ये भी नदियों पे है, पेनिनसुलर इंडियन के रिवर। देखिए दीज आर द पेरेनियल रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो हमको यहाँ पहला आया कि ये जो नदियाँ ऑप्शन में दी गई हैं ना, ये पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदियाँ हैं, पेरेनियल रिवर्स। दे आर द लाइफ लाइन्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच दे फ्लो। They are important for irrigation and hydroelectric projects. One of them forms an estuary while the other forms a delta. Identify the correct pair of rivers. A ऑप्शन में जुआरी एंड कावेरी है, बी में पेरियार एंड कावेरी है, सी में ताप्ती एंड कावेरी है, डी में मांडवी एंड कावेरी है। और अगर आपको ये क्वेश्चन लगता है कि अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए तो ई ऑप्शन है। यहाँ आप देखें हिंदी में ये प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदियाँ पेरेनियल रिवर्स हैं, और जिन राज्यों में ये बह रही है ना वहाँ की इनको जीवन रेखा, लाइफलाइन बोला जाता है, इतना मेजर रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, ये सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इरिगेशन। ये एस्चुअरी यानी ज्वार नद मुख, ये जो दो नदियों का पेयर दिया गया ऑप्शन में, इसमें एक रिवर जो है वो ज्वार नद मुख बनाती है और जबकि दूसरी जो है वो डेल्टा बनाती है। सही जोड़े को पहचानना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में पेरेनियल रिवर्स कौन कौन है, तो आप जानते हैं कि जो भी रिवर्स हिमालय से निकलती है वो सब क्या है, वो पेरेनियल रिवर्स है। और जो भी रिवर्स प्लेटू से निकलती है उनका सोर्स कोई ग्लेशियर नहीं होता, और वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया। इसीलिए ड्यूरिंग मानसून उनमें एक्सेसिव वाटर का जो है वो वॉल्यूम होता है, लेकिन मानसून जो जस्ट बिफोर मानसून उनमें पानी जो है बहुत ही कम रह जाता है। इसीलिए हमारे पेनिनसुलर इंडिया में जो भी रिवर्स बहती हैं वो सब क्या है, वो सीजनल रिवर्स हैं, पेरेनियल नहीं है, एक्सेप्ट कावेरी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कावेरी तो ABCD चारों ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पे दे आर द लाइफ लाइन्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच दे फ्लो। तो आप जानते हैं कावेरी रिवर जो है ना वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु की लाइफलाइन कही जाती है। इट इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ जुआरी रिवर, तो जुआरी अलोंग विथ मांडवी, जुआरी और मांडवी ये दोनों नदियां मिलकर गोवा की लाइफलाइन कही जाती है। और पेरियार रिवर जो है ना वो केरलम की लाइफलाइन, पेरियार इज द लाइफलाइन ऑफ केरलम। और ताप्ती एंड कावेरी जो ऑप्शन है, तो ताप्ती आप जानते हैं मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से बहती हुई गुजरात में जाती है। और मध्य प्रदेश से एक और मेजर रिवर जो है, मेजर पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट होती है नर्मदा। तो नर्मदा को लाइफलाइन कहा जाता है मध्य प्रदेश का, लेकिन ताप्ती को मध्य प्रदेश का लाइफलाइन नहीं बोला जाता है।
तो यहाँ पे तो हम सी को ऐसे ही हटा देंगे कि सी तो आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन, तो सभी रिवर्स पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन होता है। अब इसमें बताता है कि एक रिवर एस्चुअरी बनाती है जबकि दूसरी डेल्टा। तो आप देखिए जितनी भी रिवर्स अरेबियन सी में मर्ज करती है, अरब सागर में मिलती है, वो सब एस्चुअरी बनाती हैं। तो इवन जुआरी एस्चुअरी बनाती है, पेरियार भी एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती भी एस्चुअरी बनाती है, मांडवी भी अलोंग विथ जुआरी है जो है वो एस्चुअरी बनाती है, और कावेरी तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आंसर कैसे पिक करेंगे? तो आंसर पिक करेंगे पेरेनियल वर्ड को पकड़ के, क्योंकि ये जो पेरियार रिवर है ना वो अलोंग विथ कावेरी, कावेरी और पेरियार पेनिनसुलर इंडिया में दोनों पेरेनियल रिवर मानी जाती हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कावेरी को और पेरियार को क्यों बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स? तो देखिए कावेरी को आप लोग सब जानते हैं कि कावेरी रिवर कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु में फिर बहती है, ब्रह्मगिरी हिल्स है कर्नाटका में, वहाँ से कावेरी ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ देखिए कावेरी यहाँ से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स से, और इस तरह से ये बड़ा डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। तो ड्यूरिंग समर सीजन मॉनसून ये जो अपर कोर्स ऑफ कावेरी है जो कर्नाटका का है, ऊपरी जो इसका अपर कैचमेंट भी कह सकते हैं, ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र, यहाँ साउथ वेस्ट मॉनसून, तो गर्मियों में समर सीजन मॉनसून यानी साउथ वेस्ट मॉनसून से द अपर कैचमेंट एरिया ऑफ कावेरी रिसीव्स वाटर, जबकि इसका जो लोअर कैचमेंट एरिया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु इज द स्टेट विच रिसीव्स more rainfall during winter season monsoon rainfall from the northeast monsoon। तो भारत में अधिकतम वर्षा होती तो साउथ वेस्ट मानसून से है सभी स्टेट्स में, लेकिन तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट एक्सेप्शन है जहां नॉर्थ ईस्ट मानसून से ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो कावेरी का एक्सेप्शन इसलिए हो गया कि ये अपर कैचमेंट में साउथ वेस्ट मानसून, लोअर कैचमेंट में नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल प्राप्त करती है, रिसीव करती है, दैट इज वाई इट इज ए पेरेनियल रिवर्स, सालों भर पानी इसमें बहता है। अब देखिए यहीं से एक रिवर तमिलनाडु में पेरियार भी बहती है, यहीं से पेरियार जो है ओरिजिनेट होकर, सॉरी पेरियार भी ना ओरिजिनेट होकर इस तरह से बहती है, ये पेरियार रिवर है लेकिन ये अरेबियन सी में गिरती है। फिर भी ये पेरेनियल इसलिए है क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट्स है ना, यहाँ पे ये जो वेस्टर्न घाट्स है, तो इसका जो वो ईस्टर्न स्लोप्स, जो वेस्टर्न स्लोप्स, तो ये वेस्टर्न घाट जो है वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से भी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है। दूसरी बात, आप जानते हैं यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, तो जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, घने वन जो होते हैं डेंस फॉरेस्ट, वो जानते हैं क्या होते हैं? वो लिविंग स्पॉन्ज होते हैं, लिविंग स्पॉन्ज, एकदम जीवित स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। जो ट्री की कैनोपी होती है, टॉप ऑफ द ट्री होती है, रेनफॉल गिरता है तो धीरे धीरे लीव्स, ब्रांचेस और मेन ट्रंक से होते, उसके रूट से होते हुए वो सोक इन करता है, वाटर सोक करते हुए वो अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, और उसके बाद वो नीचे नीचे जो है ना रिवर के बेड से कनेक्ट हो जाता है। तो जहाँ भी डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, वो वाटर के रिजर्वायर होते हैं, वो लॉक करके रखते हैं, एक्विफायर्स होते हैं, और वो एक्विफायर्स जो हैं नीचे नीचे जो है वो रिवर्स को वाटर सप्लाई करते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोई हिल्स ही है, अब यहाँ से कोई रिवर ओरिजिनेट करती है, और यहाँ पे ये जो डेंस फॉरेस्ट है, ये चारों तरफ, इधर भी डेंस फॉरेस्ट, इधर भी डेंस फॉरेस्ट है, इस रिवर के दोनों ही बैंक पे यहाँ डेंस फॉरेस्ट है खूब। तो जो भी रेनफॉल होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रॉक स्ट्रेटा है, चट्टानों की परत है, अब वो पानी जो है धीरे धीरे यहाँ जो एक्विफायर्स, जो जलाशय है नीचे, वाटर रिजर्व, वो जाकर इसमें मिलते रहते हैं, इधर से भी मिलते रहते हैं, और इस तरह से पेरियार में सालों भर पानी रहता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए पेरियार और कावेरी को पेरेनियल रिवर्स में काउंट किया जाता है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो मोस्ट फेवरेबल आंसर, हम जो क्वेश्चन लेते हैं ना एग्जाम में, तो हम देखते हैं कि
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन मोस्ट फेवरेबल होगा, तो यहाँ पे मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन विल बी पेरियार एंड कावेरी। इसके बाद यहाँ पे पेरियार और कावेरी इसका उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आते हैं थर्ड। अब जरा हमको यहाँ देखना है कि जो रिवर का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस किस से मिलता है। देखिए, एक मेजर रिवर बहती है या कोई मेजर रिवर्स में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इस तरीके से मर्ज करती है, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप, कोई पैटर्न डेवलप हो जाता है सरफेस पे, उसी को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, अच्छा इसको हिंदी में, अच्छा पहले चार देख लीजिए। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न एंड ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। अब इसमें कौन सा, सवाल क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रॉन्ग मैच है, गलत मिलान कौन सा है। उसी तरह हिंदी में आप आएंगे तो गलत मिलान पहचाना, अरीय अपवाह प्रतिरूप, अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो पहले जरा इंग्लिश वाले में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है, रेडियल मतलब टायर के समान, टायर के बीच में सेंटर जो होता है थोड़ा ऊंचा और अलग अलग डायरेक्शन में उसकी तीलियां, स्पोक्स होते हैं। तो आप देखते हैं कि स्पोक्स जो है वो एक ही सेंटर से सारे स्पोक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा कोई प्लेटू या ऐसा कोई हिल जहां से कई रिवर्स ओरिजिनेट हों और अलग अलग डायरेक्शन में वो फ्लो करती हैं, ऐसे हिल को कहते हैं कि वो हिल रिप्रेजेंट करता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को। जैसे इंडिया में ये मानते अमरकंटक प्लेटू जो है, अब ये अमरकंटक प्लेटू से ना यहाँ से निकलती है सोन नॉर्थ की तरफ, यहीं से निकलती है नर्मदा और यहीं से निकलती है महानदी। तो महानदी जो है टुवर्ड्स ईस्ट, नर्मदा टुवर्ड्स वेस्ट और सोन टुवर्ड्स नॉर्थ, यहीं से ओरिजिनेट होती है। दैट इज वाई अमरकंटक प्लेटू is known as represents the radial drainage pattern। इसीलिए ये जो है ना वो सही मिला हुआ है। उसके बाद दूसरा देखेंगे सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, यानी ऐसा कोई प्लेस हो जो चारों ओर से सराउंडेड हो बाय हिल्स, ऐसा कोई सेंट्रल रीजन, केंद्रीय, जो उसके चारों तरफ पहाड़ी हो, हिल्स हो, और उन हिल्स के बीच का जो जमीन हो, द सेंट्रल पोर्शन विच इज सराउंडेड बाय हिल्स, वो उसका डिप्रेशन हो, एक तरह का सब्सिडेंस हो, वो भूमि नीचे धंसी हुई हो और वो बीच में कोई बड़ा लेक हो या बहुत बड़ा पॉन्ड हो और चारों तरफ हिल हो। तो इसमें क्या होता है ना कि फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, हिल्स के चारों तरफ से रिवर्स नीचे उतरती हैं और उनके सेंटर में जो डिप्रेशन है, जो वो भूसन्नति जिसको बोलते हैं, सिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन, उसमें मिलती हैं। तो एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी, हर दिशा से नदियां आती हैं हिल से और वहीं आकर मिलती हैं। ऐसे जो पैटर्न बनते हैं उनको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो यहाँ हमारे इंडिया का जो बेस्ट है ना, लोकटक लेक, जो मणिपुर हिल्स और बैरल रेंज से घिरा हुआ है और उस चारों तरफ हिल्स है और बीच में वो लेक है। तो अलग अलग डायरेक्शन से हिल से रिवर्स आती हैं और लोकटक लेक को वाटर सप्लाई करती हैं। तो ये भी जो है ना ऑप्शन सही है। अब आते डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, इसको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप भी बोलते हैं। कैसे होता है तो देखिए, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में क्या होती है कि एक मेजर रिवर होती है, इस तरह से ये कोई मेजर रिवर है, ये मान लीजिए कि ये गंगा ही बह रही है, ये है गंगा। तो इसमें जो इसकी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से मिल रही है ना कि जैसे कोई पेड़ का, कोई ट्री का मेन ट्रंक और जो उसकी ट्रिब्यूटरी हो उस ट्रीज के कोई ब्रांचेस हो। अब जैसे देखिए इसी में यहाँ से जैसे मिलेगी रामगंगा, फिर यह मिलती है आपको गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, देन ये आपको बूढ़ी गंडक, देन कोसी, उसी तरह यहाँ यमुना, फिर कर्मनासा, सोन, है ना, बाकी छोटी छोटी रिवर्स, इवन दामोदर वगैरह। तो आप जरा इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये एक पेड़ की तरह दिखेगा कि जो मेजर रिवर है वो मेन ट्रंक, मुख्य शाखा की तरह दिखेगी और बाकी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है लगेगा कि ट्री का ब्रांच है।
तो जैसे कि हिमालयन रिवर्स में जो इंडस रिवर है या गंगा रिवर है या तिब्बत रीजन से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सब ऐसा ही पैटर्न बनाती है। और अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की, तो नर्मदा एंड गोदावरी जो है वो ऐसा रिप्रेजेंट करती हैं डेंड्रेटिक रिवर ड्रेनेज पैटर्न। इसीलिए यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना नर्मदा, वो गलत है, क्योंकि नर्मदा जो है वो अमरकंटक लेक से निकलती तो है लेकिन वो एक रिफ्ट वैली में बहती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसीलिए ये ऑप्शन ना इसका गलत हो जाता है। और यहाँ देखेंगे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, तो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न जिसको हिंदी में जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। तो जैसे कोई मेजर रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है, कोई मेजर रिवर है इस तरीके से, अब इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है ना, अब ये कोई मेजर रिवर है और इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है सब इससे एक दूसरे के पैरेलल, ये सब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। अब जैसे गंगा, अब देखिए गंगा में जो डायरेक्टली रिवर मिल गई उसकी वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, डायरेक्टली मिल गई घाघरा, डायरेक्टली मिली गंडक, डायरेक्टली मिलती है बूढ़ी गंडक, डायरेक्टली मिलती है कोसी महानंदा। लेकिन बागमती तो डायरेक्टली गंगा में नहीं मिलती, बागमती का एक ब्रांच बूढ़ी गंडक में, दूसरा ब्रांच जो है उसका कोसी में मिलता है। लेकिन फिर कहते हैं ना कि बागमती भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो कैसी, वो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है ना कि प्राइमरी, क्योंकि वो खुद नहीं मिलती, किसी रिवर में मिल के तब गंगा में मिलती है। तो अब क्या हुआ कि देखिए जो कोई एक मेजर रिवर है, कोई किसी भी रीजन में कोई प्रमुख नदी मेजर रिवर है और उसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल है। और इन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, जो मेजर की सेकेंडरी कहलाएगी, वो 90 डिग्री पे मिलती है। वो सब क्या करती है, एक दूसरे से वो अपने जिसकी वो ट्रिब्यूटरी है उसमें 90 डिग्री पर आकर इस तरीके से मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, एक जाल जैसा पैटर्न बन जाता है, इसी को कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और रिवर्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, दामोदर और दामोदर की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं और भी बहुत छोटी छोटी रिवर्स है वो इसी तरीके से मिलती हैं। इसीलिए ये भी ऑप्शन सही है। गलत कौन है, नर्मदा, जो कि एक रिफ्ट वैली में बहती है। तो आंसर हमारा होगा इसमें नर्मदा, क्योंकि यही गलत पहचान करना था, तो ये गलत है, बाकी सब तो सही है। अब हम लोग जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, सही कथन को पहचानना है। स्टेटमेंट 1, द डायरेक्शन ऑफ द समर मॉनसून इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। Statement 2, the direction of the winter season monsoon is from southwest to northeast. क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन है ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। हिंदी वाले में जरा हम लोग देख लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, सही कथनों की पहचान करनी है, कौन सही है। पहला कथन कहता है ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और शीतकालीन मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मॉनसून किसको बोलते हैं। मॉनसून वो सीजनल विंड है जो सीजन के चेंज होने के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। दोज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन, रिवर्स कर लेती हैं। तो जहाँ भी लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ टेम्परेचर और एयर प्रेशर में डिफरेंस आता है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है और टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर का टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, कहीं एयर का टेम्परेचर कम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा। एंड एयर हमेशा जो है वो विंड फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। तो समर सीजन में क्या होता है ना कि समर सीजन में ये लैंड और वाटर जहाँ भी इस तरीके का होता है ना, जो लैंड टेरेस्ट्रियल पार्ट स्थल भूमि, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है ना। लेकिन इनके इन कंपेरिजन टू द वाटर बॉडी इट टेक्स टाइम टू गेट हीटेड, तो वो देर से गर्म होती है और देर तक वो गर्म रहती है, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर लॉस होता है। तो समर सीजन में क्या होता है, सन का टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है ना, तो पूरा लैंड जो है हमारा इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यहाँ हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर यहाँ होता है। क्या गर्मियों में
यहाँ लो प्रेशर होता है इन कंपेरिजन टू यहाँ हाई प्रेशर होता है। तो समर सीजन में हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे मॉनसून इंडिया में एंटर करती है। तो ये डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, क्योंकि ये आती किस डायरेक्शन से, दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है और जाती किधर है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस डायरेक्शन से आ रही है, यानी साउथ वेस्ट से आ रही है, यानी दक्षिण पश्चिम से आ रही है और जा किधर रही है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। जबकि जाड़े में क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स अब सन जो क्या है इक्वेटर को क्रॉस करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चला गया है, तो अब यहाँ टेम्परेचर कम। तो जाड़े में क्या हुआ कि टेम्परेचर यहाँ कम हो गया, तो टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन इन कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल पार्ट, स्थल के जगह यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली रिलेटिवली लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे ना ये जो विंड है अब वो इस डायरेक्शन से आएगी और जैसे ही यहाँ आएगी ना, कोरियलिस फोर्स और फेरल के कारण वो राइट हैंड साइड मुड़ती है और इस तरीके से इसका डायरेक्शन हो जाता है। तो अब ये डायरेक्शन देखिए ये क्या हो गया, अब तो ये नॉर्थ ईस्ट से ये हो गया साउथ वेस्ट। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इसीलिए ड्यूरिंग विंटर्स जो मानसूनल विंड होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ ठीक उल्टा लिखा हुआ है, ग्रीष्मकालीन में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, गलत होता क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ये गलत। और शीतकाल में क्या दिशा होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि उल्टा लिखा तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, डी, दोनों गलत हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ठीक उल्टा रिवर्स किया हुआ है, समर सीजन में होता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट और विंटर सीजन में होता है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। दोनों ऑप्शन गलत हैं, बोथ आर इनकरेक्ट, डी ऑप्शन होगा। यहाँ आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैच द फॉलोइंग करना है, एवरेज एनुअल रेनफॉल दिखाना है और रीजन को सेलेक्ट करना है। औसत वार्षिक वर्षा भारत के किस क्षेत्र में कितनी होती है, यानी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अच्छे से समझा हुआ है, निम्नलिखित का मिलान करें, औसत वार्षिक वर्षा और क्षेत्र। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। देखिए इंडिया जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव करता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। कहीं पे हेवी रेनफॉल, कहीं पे मॉडरेट रेनफॉल, कहीं पे लेस रेनफॉल और कहीं पे इनसफिशिएंट रेनफॉल होता है। कहीं अधिक वर्षा होती है, कहीं पर्याप्त मध्यम वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है और कहीं बहुत ही कम अपर्याप्त वर्षा होती है। तो अगर आप लोग रेनफॉल का पैटर्न समझें तो मैं एक मैप देख रहा हूं कि क्या वो मैप है अवेलेबल, ताकि मैं आपको जल्दी से बता पाऊं। तो देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, दो जब ये वेस्टर्न घाट्स है ना, तो इधर से ये डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट मानसून का ना, तो जिस स्लोप से ये हिट करती है ना वो विंडवर्ड स्लोप है, पवनाभिमुखी ढाल। तो ये ऊपर आती है, विंड और ठंडी होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कंडीशन और हेवी से हेवी रेनफॉल होता है। जबकि जो लीवर्ड स्लोप होता है ना, पवनाभिमुखी ढाल, उधर कम रेनफॉल होता है और आगे बढ़ने पे और कम होता है, तो रेन शैडो रीजन, ये रेन शैडो रीजन बन जाता है। तो देखिए ये जो लक्षद्वीप है या जो हमारा वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ हेवीएस्ट हेवी रेनफॉल, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ हेवी रेनफॉल होता है। तो किसको हम इंडिया में बोलते हैं हेवी रेनफॉल, जहाँ पे भी रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर, एवरेज एनुअल रेनफॉल जहाँ भी 200 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है उसको हम अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोलते हैं। तो लक्षद्वीप, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ हेवी रेनफॉल होती है। इसके बाद देखिए कि इंडिया में वो रीजन जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है उसको मॉडरेट रेनफॉल बोलते हैं। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल प्लेन है, कोरोमंडल कोस्ट है, ये सब रीजन, और जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। अच्छा ये जो हेवी रेनफॉल है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स
जो मेघालय वगैरह है, जानते हैं मौसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल है वहाँ पे। तो ये जो 100 से 200 सेंटीमीटर है मणिपुर में है, और यूपी, बिहार, झारखंड, इवन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का कोस्टल रीजन, तमिलनाडु का, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है 100 टू 200 सेंटीमीटर। और इसके बाद वहाँ जहाँ पे लेस रेनफॉल होता है उसको बोलते हैं 50 टू 100 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, इंडिया का 1/3 ऑफ द इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया रिसीव्स लेस रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो इसमें चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी है, इवन नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और ये पेनिनसुलर प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स जो तमिलनाडु का, जहाँ रेन शेडो एरिया बनता है पेनिनसुलर इंडिया में, इसको हम लोग कहते हैं लेस रेनफॉल। और जहाँ भी 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, जो रेन शेडो एरिया ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ राजस्थान, सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात, इवन लद्दाख का जो रीजन है, ये इनसफिशियंट रेनफॉल होता है, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है। तो अब जरा हम इसको देखें यहाँ पे, तो आप देखेंगे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ होगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 100 से 200 सेंटीमीटर कहाँ होगा, बिहार वाले इलाके में। 50 से 100 सेंटीमीटर कहाँ रेनफॉल होगा, पंजाब वाले इलाके में। और 50 सेंटीमीटर से भी कम कहाँ होगा, लद्दाख में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे अरावली है ना, अरावली कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करती, इसीलिए यहाँ पे जो है ना वो कंडेंसेशन नहीं हो पाता, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और सीधे निकल जाती है। तो इस इलाके में रेस रेनफॉल, यहाँ हिमालय है ना, तो हिमालय के सदर्न स्लोप्स पे तो रेनफॉल हो जाता है, जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वो फिर क्या होता है, वो लीवर्ड स्लोप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी ये रेन शैडो हो जाता है, इसीलिए वहाँ रेनफॉल बहुत ही कम होती है। इंडिया में सबसे कम रेनफॉल लेह लद्दाख में ही होती है, इसीलिए आप देखेंगे तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल ये कहाँ हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अंडमान निकोबार आइलैंड 120 ये बिहार, 50 से 100 पंजाब, और लेस देन 50 सेंटीमीटर लद्दाख। तो ऑप्शन क्या होगा, 4 के बाद बिहार 1, तो 4-1, एंड 50 टू 100 सेंटीमीटर इज पंजाब 4-1-2, और लास्ट में 3। तो ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब जरा हम लोग कोपेन के एब्रिविएशंस के अकॉर्डिंग क्लाइमेटिक रीजन को भी जरा देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोपेन का जो एब्रिविएशन है उससे इंडिया का कौन कौन से रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज किया गया है। तो कोपेन को समझने थोड़ा सा उसके लिए समझ लेते हैं कोपेन साहब को। तो देखिए कोपेन साहब को समझना है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए इनका नाम है व्लादिमीर, इनका नाम है व्लादिमीर कोपेन ना, कोपेन। ये कहाँ जन्म लेते हैं, रसिया में, सेंट पीटर्सबर्ग एक बड़ा शहर है, वहाँ इनका जन्म होता है। तो रसिया क्या था, इनका बर्थ प्लेस था, जन्म स्थान। और इनका वर्क प्लेस क्या है, तो इनका वर्क प्लेस जो अपने लाइफ का सबसे लंबा ईयर्स जहाँ इन्होंने अपना गुजारा है वो था जर्मनी, है ना। फिर लास्ट में इनका डेथ कहाँ होता है, ऑस्ट्रिया में। इसीलिए ये व्लादिमीर कोपेन क्या थे, एक रसियन जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, बोटानिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी भी थे, जोग्राफर भी थे, भूगोलविद भी थे। तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे अपने समय के, जलवायु विज्ञानी भी थे, वनस्पति विज्ञानी भी थे, भूगोलविद भी थे, जोग्राफर भी थे। तो इन्होंने ही, इनको क्रेडिट जाता है, he has been credited for the classification of वर्ल्ड्स क्लाइमेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। दुनिया में सबसे पहले विश्व के जलवायु का वर्गीकरण करने का श्रेय इनको दिया जाता है, व्लादिमीर कोपेन को। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहला क्लासिफिकेशन 1884 में किया, जब पूरे वर्ल्ड को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा। फिर फर्दर इन्होंने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया 1918 में, पूरे वर्ल्ड को 11 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा।
एंड फाइनली 1936 में इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 24 क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया। तो बेसिस क्या था, किस आधार पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 24 क्लाइमेटिक जोन्स में, क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट दिया? तो बेसिस था टेम्परेचर, तापमान प्लस रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल। तो वर्षा और तापमान के आधार पर ही पूरे दुनिया को फाइनली 24 अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा। और इसके लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सिंबॉलिक इंडिकेशन के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज किया। तो पहले तो ABCDE ये जो 5 है ना, तो कैपिटल लेटर्स को यूज किया। फिर इसी में जो है वो स्मॉल लेटर्स को भी इस्तेमाल, कई सारे स्मॉल लेटर्स को इन्होंने यूज़ किया। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं और स्मॉल लेटर्स हैं उनको लेकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, इंडिकेटर, सांकेतिक शब्दावली बनाया और इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमको क्या देखना है, AMW को देखना है, AS को देखना है, CWZ को देखना है और E को देखना है। तो हमको पहले इसको समझना होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कोपेन को वर्ल्ड के मैप पे, आप थोड़ा इसको समझ ले। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड को टेम्परेचर के बेसिस पे 5 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा था। फिर फर्दर रेनफॉल पैटर्न्स को भी लिया पूरे वर्ल्ड को, तो 11, और फर्दर फिर टेम्परेचर के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया, तो 24 क्लाइमेटिक जोन्स में। तो देखिए, कोपेन साहब ने देखा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में वो रीजन जहाँ पे थ्रू आउट ईयर समर सीजन होता है, कोई विंटर सीजन नहीं होता, वहाँ ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने देखा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, जहाँ पे सन रेज परपेंडिकुलरली थ्रू आउट द ईयर आता है और कोई यहाँ पे विंटर सीजन नहीं होता, हाई टेम्परेचर होता, हाई टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने के कारण ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और कंडेंसेशन, हेवी रेनफॉल होता है। तो ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, ये कौन सा रीजन है? ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, दोनों ही हो तो गया ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल होने के अलावा मोस्ट ह्यूमिड, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी यहीं पे, सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी यहीं पे। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में ये जो रीजन है ट्रॉपिकल जोन का, मोस्ट ह्यूमिड, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होना, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना थ्रू आउट द ईयर, और फिर कोई विंटर सीजन नहीं होना। तो इसके लिए कोपेन ने जो एब्रिविएशन यूज किया वो इंग्लिश का A, कैपिटल लेटर A बोल दिया, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए। और फिर इसके ऊपर वो वाला इलाका जो कोपेन ने पाया कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे इवेपोरेशन का जो रेट है, कोपेन ने पाया कि दुनिया में बहुत से ऐसे रीजन है जहाँ वाष्पीकरण का जो दर है वो बहुत अधिक है, लेकिन जो रेनफॉल का जो रेट है, रेनफॉल रेट, वर्षा प्राप्ति दर, वो बहुत कम है। तो होता क्या है फाइनली इसका रिजल्ट, कि हमेशा वहाँ पानी का घाटा, जल का घाटा, लॉस ऑफ वाटर बना रहेगा। तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा जबकि रेट ऑफ रेनफॉल बहुत कम, तो हमेशा लॉस ऑफ वाटर। तो उन्होंने पाया कि ये जो एरिड क्लाइमेट है, शुष्क जलवायु, यहाँ डेजर्ट डेवलप होते। तो वर्ल्ड में जहाँ भी डेजर्ट डेवलप हुए, चाहे ये हमारा पाकिस्तान इंडिया में थार है, या इवन अफ्रीका में ये सहारा है, या यहाँ पे सारे डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे अटाकामा है, चाहे यहाँ पे नामीबिया और कालाहारी है, या ऑस्ट्रेलियन इलाके में, ये ट्रॉपिकल जोन के ही, ट्रॉपिकल जोन का ही वो इलाका जो बहुत ज़्यादा एरिड है, शुष्क है, जहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ रेनफॉल बहुत कम है, लॉस ऑफ वाटर। तो इसको इन्होंने इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर है B, इससे इन्होंने इंडिकेट कर दिया, इसे प्रदर्शित कर दिया B को। अब इसके ऊपर 30 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ये वाला जो इलाका है, इसके लिए दोनों हेमिस्फेयर में ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, इसके नीचे जाएंगे तो इसके लिए
कोपेन ने एक टर्म एब्रीविएशन जो इंग्लिश का अल्फाबेट है सी यूज कर दिया, इसमें सी कह दिया, यानी टेम्परेट जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट, मध्य तापीय। और इन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा इलाका है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ड्यूरिंग विंटर सीजन जो टेम्परेचर होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रहता है, और जो समर सीजन होता है उसमें हमेशा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे वो रीजन को उन्होंने कहा टेम्परेट क्लाइमेट, सी पूरे वर्ल्ड में, और मध्य तापीय जलवायु जिसमें जाड़े का जो औसत, जो सबसे ठंडा जाड़ा का महीना का जो एवरेज टेम्परेचर उसका रेंज होगा -3 टू 18 डिग्री, और समर सीजन का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री से ज़्यादा यहाँ। और जो सबसे ऊपरी इलाका है जहाँ थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर विंटर में हमेशा -3 से भी कम हो जाता है और स्नो फॉर्मेशन रहता है, पोलर क्लाइमेट होता है, ध्रुवीय, तो उसके लिए कोपेन ने ई का इस्तेमाल किया। इस तरह से उन्होंने ABCD ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब उसी में छोटा m का मतलब होता है मॉनसूनल क्लाइमेट। तो वर्ल्ड में जहाँ भी उन्होंने देखा कि एक खास जैसे सीजन चेंज होता है और मॉनसूनल विंड्स के कारण रेनफॉल होता है, उसके लिए उन्होंने स्मॉल m को यूज कर दिया। और जो स्मॉल w है, स्मॉल w का मतलब कोपेन ने बताया कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से रीजन जहाँ विंटर सीजन ड्राई रह जाता है, तो विंटर सीजन ड्राई के लिए उन्होंने छोटा स्मॉल w लेटर को यूज किया, और बताया कि जहाँ कहीं भी विंटर सीजन में 6 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 6 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, वो ड्राई विंटर सीजन। और इंडिया में तो ड्यूरिंग विंटर्स अगर हम कोरोमंडल रीजन को छोड़ दें तो मैक्सिमम पोर्शन इंडिया जो है ड्यूरिंग विंटर्स 2 सेंटीमीटर ही रेनफॉल वेस्टर्नली डिस्टर्बेंसेस से रिसीव करता है। तो हमारा इंडिया भी जो है वो विंटर सीजन ड्राई ही रहता है, तो उसके लिए स्मॉल w को यूज कर दिया गया। और जो s है, s, तो s उन्होंने कैपिटल S भी यूज किया, स्मॉल s। तो स्मॉल s का मतलब ये हुआ कि जहां समर सीजन ड्राई रह जाए। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां समर सीजन ड्राई रह जाता है, समर सीजन में कम रेनफॉल होता है, तो उसके लिए स्मॉल s। और g, तो गंगेटिक प्लेन्स में जैसा क्लाइमेट होता है, गंगा के मैदान में जैसी जलवायु होती है, अगर वर्ल्ड में वैसे ही कोई रिवर वैली में कोई टेम्परेचर है तो उसके लिए स्मॉल g को यूज कर दिया गया। तो जरा अब हम लोग देखते हैं इस हिसाब से इंडिया के मैप पे देखते हैं हम लोग। तो इसी में देखिए, पहले इंग्लिश वाले में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया के मैप को ले आते हैं, और देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके यहाँ दिखाता हूँ। देखिए अब AMW, ए को मैंने बताया ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि ट्रॉपिकल जोन हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। तो इंडिया में गर्मियों में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा जहाँ रेनफॉल होगा। तो जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगा वो क्या है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और M का मतलब होता है मॉनसूनल रेनफॉल, तो यहाँ मॉनसूनल। और W का मतलब यहाँ स्मॉल w की विंटर सीजन ड्राई रह जाता है, तो विंटर सीजन में कम रेनफॉल होता ही है। तो ये जो रीजन गोवा के नीचे ये जो हमारा इलाका है ना, अकॉर्डिंग टू कोपेन वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इस तरह की जलवायु है वो AMW है। तो जो गोवा के नीचे जो हमारा वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वो AMW है। फिर यहाँ देखिए AS, तो A तो फिर ट्रॉपिकल है, ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन छोटा s का मतलब है कि गर्मियों में कम रेनफॉल हो। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ समर सीजन मानसून से कम, लेकिन रिट्रीविंग जो लौटती हुई मानसून, या आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, उससे ज़्यादा रेनफॉल होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द कोपेन ये AS है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ई का मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम लोग यहाँ घेर दें तो ये पूरा इलाका ये ई है। मतलब ई का मतलब है कि जो हमारे हाई हिली टोपोग्राफी है, लद्दाख में, हिमाचल में, जम्मू में, उत्तराखंड में, टॉप ऑफ द हिमालय जो स्नो लाइन होता है उसके ऊपर थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर होता है, पोलर टाइप क्लाइमेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कोपेन ये ई है। और CWG, तो यहाँ अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ड्रॉ कर दें तो जो CWG होता है ना, अब इसको यहाँ हम लोग ये जो है ना कोपेन के अकॉर्डिंग
ये वाला इलाका आप जानते हैं एरिड और सेमी एरिड है, तो उसके लिए तो बी है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो अब जो ये वाला आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये वाला पूरा इलाका इस तरीके से, ये अकॉर्डिंग टू द कोपेन ये CWG है, जिसमें यूपी भी है, ईस्टर्न एमपी भी है, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। टेम्परेट जलवायु, टेम्परेट क्लाइमेट सी, यानी हमारे यहाँ जाड़े में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। समर सीजन में हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही रहता है। W मतलब विंटर सीजन ड्राई, हमारे यहाँ विंटर सीजन में सिर्फ 2 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। G यानी गैंगेटिक प्लेन टाइप क्लाइमेट। इसीलिए बिहार, यूपी, ईस्टर्न एमपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब CWG में आता है। तो यहाँ अगर हम लोग इसको मिला दें तो क्या होगा, AMW जो है वो मिल गया। AMW किससे मिला, यहाँ पे मालाबार कोस्ट से मिला, तो A का 2 हो गया। फिर AS जो है वो कोरोमंडल कोस्ट से मिला, यानी B का 3 हो गया। CWG जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल सब हो गया, तो C का वो 4 हो गया। और E हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, तो वो D का हमारा हो जाता है ऑप्शन 1। तो 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन A जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2, 3, 4 एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सॉइल। मिट्टी के बारे में पहचानना है हमको, तो पहले जरा स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सी मिट्टी के बारे में बोला गया। दिस सॉइल इज लाइम एंड पोटास रिच बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। It is the largest soil group of India. It is a very fertile soil. तो देखिए इंडिया में 8 मेजर टाइप्स है, चाहे वो एलुवियल हो या ब्लैक सॉइल हो या लेटराइट सॉइल हो या रेड एंड येलो सॉइल हो, सब में डेफिशिएंसी इसी की होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। यानी इंडिया की जो मेजर सॉइल्स हैं उनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। अब किसी में लाइम ज़्यादा, किसी में पोटासियम ज़्यादा, किसी में आयरन ज़्यादा, किसी में एल्युमिनियम ज़्यादा, तो इससे हम कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल पाते, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी है सभी सॉइल में कॉमन है। अब यहाँ आ जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप। तो इंडिया का जितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका मोर देन 40% पे जिस सॉइल का कवर है वो एलुवियल है, जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्रफल पे फैली हुई है। एंड इट इज़ ए वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ, सबसे उपजाऊ आप कह सकते हैं वो एलुवियल ही है, जलोढ़ है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर हम लोगों को सॉइल के बारे में फिर से जरा आप देखना है कि ये किस सॉइल के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, दिस सॉइल हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ प्लव्ड सॉइल एंड नोन एज रेगुड़ सॉइल। हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में इस मिट्टी में पानी को रोक कर रखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसे स्वयं जुताई करने वाली मिट्टी भी कहते हैं और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, हम लोग जो हमारे फार्मर्स हैं, वाई दे प्लव द फील्ड, वो खेतों की जुताई क्यों करते हैं, क्योंकि खेतों की जुताई नहीं करेंगे तो उसमें कैपिलरी एक्शन एक्टिव हो जाता है, केशिकत्व की क्रिया, और नीचे की जो मॉइस्चर है ना ऊपर आके इवेपोरेट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्रॉप को बोने के लिए ना उसमें सफिशियंट मॉइस्चर कंटेंट नहीं रह पाता, इसीलिए उसको जोत दिया जाता है, उसको कोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ताकि उसमें जो है ना मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल रहे फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, इसलिए उसको प्लफिंग करते हैं। तो ये जो है ना इसमें ऑप्शन जो ये ब्लैक सॉइल है ना, ये क्या करती है ना कि इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड डेवलप्स डीप एंड वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राई। तो जब ये गीली होती है तो चिपचिपी होकर फूल जाती है, और जब ये वाटर कंटेंट इनमें कम होता है तो ये फट जाती है, चौड़ी चौड़ी दरारें, गहरी दरारें पड़ जाती है। ये फटना, ये जो क्रैक डेवलप हुआ डीप एंड वाइड, ये क्या हुआ, ये प्लफिंग द फील्ड हुआ, ताकि जो नीचे का जो मॉइस्चर है वो ऊपर आकर इवेपोरेट ना हो जाए, कैपिलरी एक्शन ब्रेक हो जाए। तो ये सॉइल खुद ही ये काम कर लेती है।
दूसरा, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं ब्लैक सॉइल बनी है किससे? बेसाल्टिक रॉक से। तो इस सॉइल के जो लोअर स्ट्रेटा, निचला स्तर जो है ना, होराइजन है, वहां पे बेसाल्टिक रॉक है। इसीलिए वाटर का जो सीपेज है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसका रेट धीमा हो जाता है। तो इस सॉइल में जो स्लो एब्जॉर्प्शन रेट है, धीमी अवशोषण होती है पानी की, बिकॉज ऑफ द बेसाल्टिक रॉक्स इनसाइड बेनेथ इट्स होराइजन। और ये क्या करती है? वाटर ये गीली होगी तो ये बिकम स्टिकी एंड स्वेल्स अप, और ड्राई होगी तो क्रैक डेवलप होते हैं। तो इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन रेट भी है और स्लो वाटर लॉस भी है। इसीलिए ये क्या करती है? नमी को सबसे लंबे समय तक रोक कर रख पाती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो नमी का क्षय भी धीरे से होता है और नमी को ये सोखती भी है धीरे धीरे। तो इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल है ये। और रेगुड़ क्यों बोलते हैं? तो तेलुगु लैंग्वेज में ना, तेलुगु आंध्र प्रदेश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज तेलुगु, तेलुगु में इस सॉइल को रेगाड़ा से रेगुड़ बना है, तो तेलुगु में इस सॉइल को रेगुड़ बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 9th नंबर। जरा फिर से एक मिट्टी को देखते हैं। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड through the process of leaching despite developing in areas with dense forest and heavy rainfall it lacks humus। तो बताया जा रहा है कि ये जो मिट्टी है ना, ये सॉइल लीचिंग प्रोसेस से बनी है और ये ऐसे रीजन में डेवलप हुई है जहां डेंस फॉरेस्ट है, हेवी रेनफॉल होता है, फिर भी यहाँ ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर जो इस मिट्टी में नहीं होता है। हिंदी में अगर आप इसको देखें तो यह मिट्टी निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है। घने जंगलों, भारी बारिश वाले इलाकों में विकसित होने के बावजूद इसमें ह्यूमस, न्यूट्रिएंट वैल्यू, पोषक तत्व नहीं होता। तो देखिए हमारा जो इंडिया में ये जो हमारा मालाबार का ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, हमारा जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? ये वाला इलाका, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड मालाबार कोस्टल प्लेन्स, यहाँ सबसे हेवी रेनफॉल होता है। फिर यहाँ पे मेघालय प्लेटू है, यहाँ पे भी हेवी रेनफॉल होता है। फिर ओडिशा में भी कुछ सर्टेन पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो तो पहले तो टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल भी ज़्यादा। तो क्या होता है ना कि जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो जो भी मिनरल्स रॉक्स में हैं जो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, एक्सेसिव वाटर में, वो घुल कर डिज़ोल्व होकर अंडरग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे सिलिका एंड लाइम, सिलिका और चूना, वो घुलकर बड़ी तेजी से अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है और उस सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो इजीली डिसॉल्व नहीं होते वो ही रह जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कुछ मिनरल्स घुलकर बह जाएं, दैट इज निक्षालन प्रक्रिया यानी लीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो मिट्टी बन रही है एक्सेसिव रेनफॉल के कारण यहाँ लीचिंग हो रहा है, निक्षालन हो रहा है, कुछ जो इजीली डिसॉल्व करने वाले मिनरल्स हैं वो घुल जा रहे हैं और बह जा रहे हैं, बाकी जो नहीं घुल रहे हैं वो रिमेन रहते हैं। दूसरा है कि यहाँ हेवी रेनफॉल होता है, डेंस फॉरेस्ट है, फिर भी ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस क्या होगा? जो कहीं भी डेंस फॉरेस्ट होता है तो जो पत्तियाँ, जो लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियाँ टूट कर गिरती हैं और जो एनिमल का बॉडी डीके एंड डिकम्पोज होता है तो उनके भी बॉडी से ना क्या निकलेगा? कार्बन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सब कुछ निकलता, प्रोटीन, सब कुछ निकलेगा। तो वो क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जब सॉइल में वो डिकेड एंड डिकम्पोज मटेरियल मिलेगा तो ह्यूमस मिलेगा। तो यहाँ ह्यूमस होना चाहिए लेकिन ह्यूमस नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर में खाना खराब नहीं होता बिकॉज उसमें टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, जिस टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो खाना को टॉक्सिक नहीं कर पाते। तो लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर आइडियल होता है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए जैसे जैसे ह्यूमस, जैसे जैसे पत्तियाँ और जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो सॉइल पे आता है, कोई भी बॉडी डिके डिकम्पोज होना शुरू होता है या पत्तियाँ, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको फिनिश कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ सारे कंडीशंस अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ
सॉयल में ये ह्यूमस पोषक तत्व नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, लेटराइट मिट्टी, है ना। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो एक्सेसिव रेनफॉल लीचिंग प्रोसेस के कारण लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉयल इसका आंसर होगा। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे सॉयल है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट है, ठीक है। तो यहीं पे हिंदी में देखें तो यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान करें, मृदा और कहाँ कहाँ किस राज्य किस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ज़रा हम लोग इसको एक इंडिया का मैप ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, इसी में साथ साथ इसी पेज में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लैक सॉइल, तो आप ब्लैक सॉइल जानते हैं जहाँ जहाँ बेसाल्टिक रॉक है इंडिया में, जहाँ जहाँ बेसाल्टिक रॉक है वहाँ वहाँ ब्लैक सॉइल है। चाहे वो महाराष्ट्र का रीजन हो, ये वाला इलाका, या तेलंगाना और थोड़ा आंध्र का रीजन हो, इवन नॉर्दर्न कर्नाटका, तमिलनाडु का कोयम्बटूर हो, गुजरात का काठियावाड़ हो, मध्य प्रदेश का ये वाला जो इलाका है ना इसको मालवा बोलते हैं। इवन हमारे झारखंड में भी राजमहल ट्रैप जो है, राजमहल वहाँ पे भी थोड़ा ब्लैक सॉइल बेसाल्टिक इरप्शन है वहाँ राजमहल में। तो इस तरह आप देखिए कि ब्लैक सॉइल, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में लिखा होगा, यहाँ पे देखिए काठियावाड़, ऑप्शन में लिखा होगा काठियावाड़ और मालवा। तो ये जो रीजन है ना गुजरात का, ये काठियावाड़ रीजन है, ये काठियावाड़ रीजन है। और ये जो मालवा का रीजन है, मालवा साउथ ईस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मालवा का प्लेटू है, ये भी बेसाल्टिक इरप्शन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल का काठियावाड़। तो ए के नीचे हम लोग लिख लेते हैं 3। अब देखिए दूसरा एलुवियल सॉइल है, तो आप एलुवियल सॉइल जानते हैं, एलुवियल सॉइल जो है उसका रॉक कहीं और है, सॉइल फॉर्मेशन कहीं और हुआ है। तो जो ये एलुवियल सॉइल है वो हिमालयन रिवर्स जो भी आई हैं वो हमारा नॉर्थ इंडिया का जो ये पूरा प्लेन्स है, ये वाला इवन जो ब्रह्मपुत्र आसाम का प्लेन है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म या डिपोजिशनल निच जो है वो जमावट के कारण जो एलुवियल डिपॉजिट्स हुआ है उससे एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी बनी हुई है। तो आप जरा ऑप्शन में देखें तो एलुवियल सॉइल, और ऑप्शन देखेंगे तो दोआब एंड ईस्टर्न डेल्टाइक रीजन। दोआब क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 2 रिवर्स के बीच का जो सेडिमेंटेड रीजन होता है। तो ये पूरा सतलज का इलाका है, यहाँ 5 दोआब्स हैं, यहाँ गंगा एंड यमुना दोआब है, और बिहार में भी तो ढेरों दोआब्स हैं, महानंदा कोसी दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब, सोन गंगा दोआब, इस तरह से। तो ये वाला जो रीजन हो गया दोआब एंड ईस्टर्न डेल्टाइक रीजन। तो बी के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सी आते हैं, देखिए लेटराइट सॉइल वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि यहाँ जहाँ हेवी रेनफॉल होता है और लीचिंग प्रोसेस होती है, ये चाहे वो मालाबार कोस्टल प्लेन हो या मेघालय हो या थोड़ा उड़ीसा का पार्ट हो, ये सब लेटराइटिक सॉइल है। तो लेटराइटिक सॉइल में आप देखें मालाबार कोस्ट और ये मेघालय में गारो खासी है ना, तो ये हो जाएगा लेटराइट का ऑप्शन 4 आ जाएगा। बचा डी, तो रेड एंड येलो सॉइल, और ऑप्शन सिर्फ 2 बचता है, तो ये 2 लिख दिए। लेकिन यहाँ है क्या, देखिए दंडकारण्य एंड रायलसीमा। तो देखिए दंडकारण्य का प्लेटू है ना वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये जो आप रीजन देख रहे हैं जो बॉर्डर है जहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एडजॉइनिंग एरियाज है, यहाँ जो प्लेटू है ना इसको कहते हैं दंडकारण्य प्लेटू। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जो दंडकारण्य का पठार है वो किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ओडिशा में भी है, तेलंगाना में भी है, और सम पार्ट्स ऑफ इट आंध्र प्रदेश में भी है। तो 5 स्टेट्स में दंडकारण्य प्लेटू फैला हुआ है। यहाँ पे जो सॉइल डेवलप हुई है वो रेड एंड येलो सॉइल है। और रायलसीमा, तो जो आंध्र प्रदेश का जो प्लेटूइक रीजन है, ईस्टर्न घाट्स वाला आंध्र प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र है पूर्वी घाट का, इसको रायलसीमा बोलते हैं। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना वो कई प्लेटूज से मिलकर बना है, जैसे मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू,
रोहतास प्लेटू, कैमूर, फिर आप यहाँ देखें तो दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ प्लेटू, दंडकारण्य, रायलसीमा, डेक्कन प्लेटू, इन सारे प्लेटूज से मिलकर ही बना है पेनिनसुलर प्लेटूज। तो यहाँ डी का ऑप्शन हो जाएगा 2। तो आंसर विल बी 3142, ऑप्शन विल बी ए। तो हिंदी में भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3142। इस तरह से हम लोगों ने इन सभी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।